Radhe Radhe to everyone. So this is a continuation class of the previous day where we have left some of the slides from probability. So without a delay, let us start. This is a question. One question was left, or we did. Okay, we did this question. Now we are with Boole's inequality. ठीक है, तो there are some inequalities. They are named as Boole's inequality. This is very famous formula. P A union B is P of A plus probability of B, and then minus you have to minus the intersection. सिंपल सी बात है ना. ये चीज़ अब ये चीज़ दो बार आ गई तो इसको आपको माइनस करना होगा. एंड जो P A यूनियन B होता है वो सम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B का फॉर एनी 3 इवेंट्स A B C. तो ये इस तरीके से हो जाएगा. एंड जर्नल के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ वी हैव वन स्मॉल क्वेश्चन. इफ़ 2 इवेंट्स जो हमारे पास दिए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इतनी है. इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ही था. तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. नाउ अब हमने इसका ग्रेटर ये निकालना है कि कितना ग्रेटर होगा. तो जो हमारा P A यूनियन B ये हमारा ऑब्वियसली पी बी से बड़ा ही होने वाला है. ठीक है, तो वो हमारे पास 2/3 दिया है. ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ ये और ये कट जाएंगे. ये कट क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर हमारे पास एक 1/3 और एक 2/3 है ना, तो 1/3 प्लस 2/3. तो यहाँ पे हमारा A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 1/3 आ जाएगी. कट के 2/3 से बड़ा ही आएगा ये. ठीक है, नाउ दे आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट नीड टू बी मेमोराइज्ड. दे आर हेयर. लेट A and B be 2 events, then probability of A and probability of A complement उनका एडिशन 1 होता है. P A प्लस B 1 माइनस A B का प्रोडक्ट ले सकते हैं. P A ओवर B जो है वो हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A B ओवर P. ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू P ऑफ B. A कॉम्प्लीमेंट B अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दैट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A B जो है इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B दैट इज़ लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 इवेंट, कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी तो या तो A की आएगी तो B की नहीं आएगी, A की नहीं आएगी तो B की आ जाएगी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B. तो ये आ जाएगा P A प्लस B माइनस P A इंटू B. नीदर कोई भी ना हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. और ये भी हमारा एक तरह से नीदर ही आ जाएगा. A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस P का A इंटू B. Now a bag contains 3 red and 3 white balls. 2 balls are drawn one by one. तो probability that they are of different colors, अलग अलग कलर्स की होगी. ओके, तो इसमें क्या होगी? एक जो A इवेंट है वो इवेंट होगी जो बॉल होगी वो रेड बॉल होगी, और B इवेंट होगी जो बॉल है वो आपकी वाइट बॉल है. ठीक है, तो A एंड B आर क्या डिसजॉइंट है, इनका कोई लेना देना नहीं है. पहले रेड बॉल निकाल दी, फिर वाइट बॉल निकाल दी, वाइट बॉल निकाल दी, रेड बॉल निकाल दी, तो इनका कोई लेना देना नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A B प्लस B A, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A B प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, क्योंकि एक आ जाएगा तो दूसरे को इफेक्ट करेगा ना, ये 1/1 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6 फिर 3/5 प्लस 3/6 एंड 3/5, तो ये आपका 3/5 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी है 2/3 और इंटरसेक्शन दिया है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ए है हमारे पास 1/3। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिया। तो ये तो आपका इस फॉर्मूले से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा 2/3 1/3 प्लस x माइनस 1/6। सो ऑन सॉल्विंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 आ जाएगा। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंड बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन ही ऐसे थे ना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी आर डिपेंडेंट। ठीक है, और डिसजॉइंट इवेंट, तो ये ऑप्शंस है, तो इसमें ऑप्शंस में क्या आ जाएगा कि दे आर इंडिपेंडेंट वन। नाउ नेक्स्ट इज 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल शो इट्स डिजिट ग्रेटर देन 3। ओके, तो इसका जो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा 36 ऑब्वियसली। ठीक है, और अब ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 विल शो इट्स ग्रेटर नंबर देन 3, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करो कि ऐसे कौन से पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, जो ग्रेटर देन 3 नहीं होंगे। ठीक है, वो कम होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये कुछ केसेस है, थ्री 2 और 3 3। ठीक है, तो एक टोटल केसेस कितने 9, तो 1 माइनस 9/36, तो ये आपका 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी हैपन्स इज 0.6 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियसली हैपनिंग। अच्छा, मतलब इंटरसेक्शन दिया है। ओके, तो एटलीस्ट तो मतलब प्लस दिया है हमारे पास 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन दिया है 0.2। फॉर्मूला लगा ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ से मेरा पी ए प्लस पी बी कितना हो जाएगा -0.8, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना हमको। .8, तो यहाँ से हमारा पी अच्छा 2 एडिंग ऑन 2 ऑन बोथ साइड ना, क्योंकि तभी अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द डिजिट्स अच्छा दिस इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो
तो हमें पता है कि लास्ट जो प्लेस है, ठीक है, लास्ट प्लेस पे हमारा 4 से डिविजिबल आना चाहिए, लास्ट 2 प्लेसेस पे, सॉरी, है ना, 1 और 10 पे, लास्ट 2 प्लेसेस पे हमारा ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 4 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, नहीं तो मतलब दैट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? बाय टेकिंग ऑल द डिजिट्स। ओके, तो सारे डिजिट मैं बना देती हूँ, 3 4 5 1 2 3, हाँ। तो इस पे हमें काम करना है, तो यहाँ पे मैं 4 को फिक्स कर देती हूँ और 2 को फिक्स कर देती हूँ, है ना, और यहाँ पे 1 और 2 फिक्स कर देती हूँ, और मेरा यहाँ पे 5 और 2 फिक्स हो जाएगा, और 4 और 2 फिक्स हो जाएगा, नहीं 42 नहीं डिवाइड होता, 32 हो जाएगा, ठीक है, यही फिक्स हो गए। तो इन केस में मेरे पास 3 2 एंड 1 इतनी चॉइसेस होगी, 3 2 6, तो यहाँ पे भी 6 वेज आ जाएंगे, यहाँ पे भी 6 वेज आ जाएंगे, यहाँ पे भी 6 वेज आ जाएंगे, और यहाँ पे भी 6 वेज आ जाएंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो फेवरेबल केसेस इज 24, और टोटल केसेस कितना है 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो यहाँ पे 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। Now 2 dice are thrown together 4 times. The probability that both dice will show the same number twice. 2 dice are thrown together 4 times. The probability that both dice will show the same number. Okay. तो 1/1 हो सकता है, 2/2 केस हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, 5/5 हो सकता है, या 6/6 हो सकता है, ठीक है। तो 6/36 1/6, ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी सेम नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 टाइम्स, तो n कितना है 4, और 2 डाइस है ना, बोथ डाइस विल शो, तो r कितना हो गया 2, सक्सेस कितना हो गया 1/6, और फेलियर रेट कितना हो गया 5/6। तो ये रहेगा NCR PR और Q N-R। तो ये 4C2 P हो जाएगा 1/6, R2 और 5/6 ये भी 2, 25/2/216, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ next question is, 2 numbers are selected at random from 40 consecutive natural numbers. The probability that sum of the selected number is odd. तो सिलेक्शन टोटल वो क्या होगा, 2 नंबर तो निकालनी है, तो 40C2 हो जाएगा। नाउ सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑड कब होता है, व्हेन 1 इज इवन, 1 नंबर इज इवन and other is odd, other is odd, है ना। अब 20 consecutive natural numbers हमारे odd होंगे, है ना, 20 odd है हमारे और 20 even है, तो हमारा क्या होगा 20C1 over 40C2, तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 2 over 40/39. So second option is correct option. Now next question is, 15 coupons are numbered 1 to 15. 7 coupons are selected at random, one at a time with replacement. The probability that the largest number appearing on a selected coupon be 9 is,
7 coupons selected, one at a time. So this question has कि 9 नंबर जो कूपन है वो आना चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, तो ऑब्वियसली 9 तो हमारे पास एक ही है और टोटल नंबर कितने हैं 15, ठीक है। इसकी पावर वो 7 के 7 टाइम्स भी आ सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 3/5 रेज़ टू पावर 7, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर था ना, 9 तो एक ही नंबर है तो वही लार्जेस्ट है तो वो आ सकता है। नाउ इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्क attempt are written down at random, the chances that all t's are consecutive. consecutive तो यहाँ पे आ जाएगा पहले तो t, पहले तो इसके केसेस क्या हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल क्योंकि अटैम्प्ट में 7 लेटर्स है, डिवाइड बाय 3 क्योंकि 3 t जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ n ऑफ e, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है ऑल टीज, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सारे टीज एक साथ ही आ गए है ना, ये टी एक साथ ही आ गए, बाकी रिमेनिंग कितने बचे 5, तो 5 फैक्टोरियल यही केस बनेगा, तो 5 फैक्टोरियल ओवर जो सैम्पल स्पेस था हमारा, तो ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 1/40। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।